everyone, welcome back to our channel. I am Shweta and today we are going to learn about preposition. तो आज हम पढ़ेंगे preposition क्या होता है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। preposition जो होते हैं वो आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए इसमें हेल्प करते हैं, हम सही से सेंटेंस फॉर्म कर पाए, सही से बोल पाए, इसमें प्रीपोजिशन हमारी बहुत हेल्प है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है और आज हम इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हमें ये पता चल गया कि क्यों इम्पोर्टेंट है तो हमें अपने आप पता चल जाएगा क्यों पढ़ेंगे। सिंपल डेफिनेशन, a preposition is a word that shows the relationship between a noun, a pronoun and other words in a sentence. तो बेसिकली preposition ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन और जो बाकी सब वर्ड्स हैं उनके बीच का रिलेशन शो करते हैं। ये हमें बताते हैं where, when, how and why things happen, ये चीज़ें कहाँ, कब, कैसे और क्यों हुई, क्रिएटिंग द कनेक्शन दैट मेक सेंटेंसेस मीनिंगफुल। इनकी हेल्प के बाद ही एक सेंटेंस जो होता है वो मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। अगर ये नहीं होंगे तो जो सेंटेंसेस होंगे वो मीनिंगलेस होंगे और आपको चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, थिंक ऑफ प्रीपोजिशंस एज अ ग्लू। प्रीपोजिशन को आप ग्लू की तरह मान सकते हैं जो कि सेंटेंसेस को होल्ड करके रखते हैं, सारे सेंटेंसेस को होल्ड करके, आप कह सकते हैं सारे वर्ड्स को होल्ड करके रखते हैं। अब इनके बिना our words would just be isolated fragments floating in space, और इनके बिना आप ऐसा मान लो कि वर्ड्स जो हैं वो इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपको नहीं पता प्रीपोजिशन का सही यूज़ क्या होता है या फिर किस प्रीपोजिशन का क्या मतलब है, तो छोटी से छोटी चीज़ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है एट, इन, ऑन का। अगर आपने कहीं भी कुछ भी लगा दिया तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, क्लैरिटी रहे किसी के भी बीच, आप क्लियरली सेंटेंसेस बोल पाए, आप बिना गलती के सही सेंटेंस लिख पाए, इसलिए प्रीपोजिशन को पढ़ना बहुत है। तो यहाँ पर लिखा ही है कि वाई लर्निंग प्रीपोजिशन इज एसेंशियल। तो नेचुरल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छी तरीके से बात कर पाएँ, फ्लुएंटली बात कर पाएँ इंग्लिश में। मेन क्लैरिटी वही कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें और क्लियरली बात कर पाएँ किसी से। और जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक वर्ड से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, उसका एग्जांपल अब हम मीट मी एट द बैंक वर्सेस मीट मी इन द बैंक। इन दोनों में सिर्फ एक वर्ड डिफरेंट है, बट एक वर्ड से पूरा सेंटेंस ही अलग हो जाता है। दोनों सेंटेंस का मतलब अलग। पहला है मीट मी एट द बैंक और दूसरे का मतलब है मीट मी इन द बैंक। अगर आपको ये कहना है और अगर आपने बोल दिया कि मीट मी इन द बैंक, तो ऐसा हो सकता है कि आपने जिसको बोला है वो बैंक के अंदर आपका वेट कर रहा हो और आप बैंक के बाहर वेट कर रहे हो, तो आप दोनों ही नहीं मिल पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट है, और आपको अगर ये कहना है मीट मी इन द बैंक और मीट मी एट द बैंक आपने बोल दिया, तो आपका दोस्त बाहर वेट करता रह जाएगा, आप अंदर वेट करते रह जाएंगे। तो बेसिकली एट एक बेसिकली पोजीशन को बताता है कि बैंक के जस्ट बाहर तो मुझे मिलो या आसपास मिलो, और इन द हो जाता है कि आप इसके अंदर मतलब पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के अंदर आप नहीं हो जाए। तो एक वर्ड से ही बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट ये था कि प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है इनको जानना, क्योंकि अगर आपको उसके बारे में पता होगा तो आप सही से लिख पाएंगे, आप सही से सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे, सही से आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम डिटेल करके पढ़ते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे एट, ऑन और इन।
एट लगता है स्पेसिफिक टाइम के साथ, जैसे एट 3 PM, एट मिडनाइट, एट क्रिसमस, एट द मून। ऑन लगता है डेज एंड डेट्स के साथ, जैसे ऑन लगता है डेज एंड डेट्स के साथ, जैसे ऑन मंडे, ऑन जून 15, ऑन माई बर्थडे और ऑन। नेक्स्ट है इन लॉन्ग पीरियड्स। अगर आपको लंबे समय की बात कहनी है, जैसे ईयर हो गया, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसलिए इन 2024, इन मार्च। अगर आपको पर्टिकुलर बताना है तो आप इनका डेट और डेज के साथ आप पर्टिकुलर ऑन का यूज़ करेंगे। बट अगर आपको बताना है कि इस मंथ में ऐसा हुआ या इस मंथ में मेरा बर्थडे है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन मार्च, और आप इन द मॉर्निंग कह सकते हैं, इन द फ्यूचर कह सकते हैं। इन द मॉर्निंग में अगर आपको पर्टिकुलर टाइम बताना हो तो आप फिर एट का यूज़ करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट की बात करनी हो तो एट का यूज़ कीजिए। सरफेस की बात करनी हो ऑन का यूज़ कीजिए। किसी कंटेनर हो गया या लंबे टाइम की आप बात कर रहे हैं आप इन का यूज़ कीजिए। सेंटेंस के हिसाब से आपको देखना है कि आप किस वर्ड का कहाँ यूज़ करें। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। इसके लिए भी सेम है एट, इन और ऑन। एट आप लगाएंगे स्पेसिफिक अगर आप ऑन की बात कर रहे हैं, जैसे एट द बस स्टॉप। जैसे आपने बोला मीट मी एट द बस स्टॉप, मतलब हमने इसका एग्जांपल पहले ही लिया कि एकदम बस स्टॉप पे आप मुझे मिले, कहीं राइट में ही लेफ्ट में ही। एट होम घर पर मिलिए, मतलब आप ऐसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। एट होम होता है घर पर, एट द कॉर्नर कॉर्नर पर, एट द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। इन आप यूज़ कर सकते हैं एनक्लोज स्पेसेस, जो चीज़ बंद, जैसे इन द रूम, इन द लंदन। अब लंदन बंद नहीं है, बट लंदन बहुत बड़ा है, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं है, जैसे एट ताजमहल वो एक पर्टिकुलर है, बट इन दिल्ली, दिल्ली बहुत बड़ी। तो ऐसे ही लंदन जो है वो बहुत ही बड़ा है, तब भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इन द कार स्पेसिफिक है, ओशन। ये कुछ चीज़ें एनक्लोज है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ही लंबी। अब यहाँ पे भी एक कॉमन मिस्टेक है जो कि क्रिएट होती है, इन द बस वर्सेस ऑन द बस। इन द बस रॉन्ग सेंटेंस फॉर्म होगा, आपको बोलना है ऑन द बस, क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठते हैं, इसलिए हम जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। मूवमेंट प्रीपोजिशन। अगर आपको डेस्टिनेशन की बात करनी है तो आप टू का यूज़ कीजिए। अगर आपको ओरिजिन की बात करनी है तो फ्रॉम का यूज़ कीजिए। डेस्टिनेशन का एग्जांपल लेते हैं, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। शी वॉक टू स्कूल। ओरिजिन का एग्जांपल है, ही केम फ्रॉम कैनेडा, टेक इट फ्रॉम द शेल्फ से लिया। मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए बताया क्योंकि एक ओरिजिन है और एक डेस्टिनेशन है। जैसे ही केम फ्रॉम कैनेडा एंड नाउ, आप कह सकते हैं कि नाउ ही इज गोइंग टू दिल्ली, मतलब वो कनाडा से आ गया, कहीं ओरिजिन से आ गया और कहीं वो जा रहा है। तो बेसिकली कहीं ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे जाए। तो बेसिकली आप फ्रॉम और टू का एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम जो होता है वो स्टार्टिंग बताता है और टू आप कह सकते हैं एंडिंग बताता है कि कोई एक जगह से दूसरी जगह तक गया। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू मतलब होता है किसी के अंदर से होके गुजरना में से। वॉक थ्रू द पार्क मतलब पार्क के अंदर से जाओ। लाइट शाइन्स थ्रू द विंडो मतलब जो रोशनी है वो विंडो से वो पार करके शाइन करती है। बेसिकली जब खिड़की से रोशनी आती है वो था वो एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अक्रॉस, ओवर सरफेस, स्विम अक्रॉस द रिवर, ड्राइव अक्रॉस द ब्रिज। तो आप अक्रॉस का यूज़ कर सकते हैं जब आपको कहना हो कि किसी के पार,
स्विम अक्रॉस द रिवर मतलब रिवर को पार कर, या आई एम अक्रॉस द रोड मतलब कि मैं रोड के उस पार कर। बेसिकली पार मतलब होता है अक्रॉस। नेक्स्ट कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनके बीच कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वैसे तो ऐसे बहुत प्रीपोजिशन है, जैसे हमने एट पढ़ा, ऑन पढ़ा, इन पढ़ा, इनमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके साथ और कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जैसे है अबव वर्सेस ओवर। अबव लगता है हायर पोजीशन, ओवर लगता है हायर पोजीशन, दोनों लगता है हायर पोजीशन के लिए। बट अबव लगता है जब कोई चीज़ ऊपर तो हो बट नीचे वाली चीज़ के कांटेक्ट में ना हो। जैसे द पेंटिंग हैंग्स अबव द सोफा। पेंटिंग जो है वो सोफा के ऊपर तो है, कहीं वॉल पर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, बट उसके टच में नहीं है, सोफा के टच में नहीं है वो चीज़, वो डिस्टेंस में, मतलब सोफा यहाँ है, पेंटिंग में, तो ये चीज़ कॉन्टेक्ट में नहीं है। ओवर लगता है कवरिंग और क्रॉसिंग, जब कोई चीज़ किसी को कवर कर रही हो और ऊपर से, जैसे पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बेबी के ऊपर जो है वो ब्लैंकेट आप उड़ा दो, तो जब आप बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डालेंगे तो उसके टच में वो चीज़ आएगी। तो एक है नो कॉन्टेक्ट और एक है विद कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट डिफरेंस हम पढ़ेंगे बिलो वर्सेस अंडर। पहला है लोअर पोजीशन, दूसरा भी लोअर पोजीशन के लिए ही यूज होता है, बट इसमें भी यही डिफरेंस है। बिलो जो होता है उसमें नो कॉन्टेक्ट होता है, कोई कॉन्टेक्ट में नहीं आती चीज़। द वैली लाइज बिलो द माउंटेन, मतलब वैली जो है वो माउंटेन के नीचे है, बट वो दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं बेसिकली। और ये तब भी यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, जैसे हाइट को, टेम्परेचर को, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि योर मार्क्स आर बिलो द यू, कि तुम्हारे मार्क्स मेरे से कम हैं। नेक्स्ट है अंडर, कवर्ड बाय और बिलो, कोई चीज़ नीचे हो या कहीं ना कहीं कांटेक्ट में हो या कवर कर रही हो, बट ऐसा कभी होता है 50% होता है, 50% नहीं होता। बट बिलो तो होता ही नहीं है कि कोई चीज़ कांटेक्ट में होती ही नहीं है, बट जो अंडर है उसके साथ ऐसा हो सकता है कि मतलब कभी कभी चीज़ कांटेक्ट में होती है, कभी नहीं होती, और डायरेक्टली कांटेक्ट में ना हो तो इनडायरेक्टली हो। जैसे द कैट स्लीप्स अंडर द बेड, अब कैट जो है वो बेड के नीचे सो रही है, तो कहीं ना कहीं वो बेड से कवर, बेड के नीचे सो रही है वो, तो बेड कैट को कवर कर। नेक्स्ट है बिटवीन वर्सेस अमंग। बिटवीन का हम यूज तब करते हैं जब हम दो लोगों की बात कर रहे हो या दो चीज़ की बात कर रहे हो। जैसे सिट बिटवीन जॉन एंड मैरी, मैरी और जॉन की बीच जाके अब बैठ जाओ। एमंग यूज होता है थ्री और more, जब आप तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के लिए आपको कुछ कहना हो तो आप एमंग का यूज कर सकते हैं। शी स्टैंड्स एमंग द क्राउड, कि वो क्राउड के बीच खड़ी है। नेक्स्ट है बिसाइड वर्सेस बिसाइड, ये तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बिसाइड वर्सेस बिसाइड, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है एस का, और एक वर्ड की वजह से ही पूरा वर्ड वो चेंज हो जाता है। अगर आपने गलती से भी बिसाइड की जगह बिसाइड्स यूज कर दिया तो मतलब भी चेंज हो जाता है। जैसे बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू। बिसाइड आपको बताता है लोकेशन के बारे में, जैसे द लैम्प इज बिसाइड द चेयर, चेयर के साइड में, उसके बगल में लैम्प रखा हुआ। और एक है इन एडिशन टू, बिसाइड इंग्लिश आई स्पीक फ्रेंच, कि मैं इंग्लिश के साथ साथ ही फ्रेंच भी बोल सकता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं अलावा, इसका मतलब एक्सेप्ट भी होता है कि मैं इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी बोल सकता हूँ। तो ये जो है एक बिसाइड
वो आपको फिजिकल लोकेशन बताएगा और दूसरा जो है वो इन एडिशन को बताएगा कि मेरे को इसके साथ ये भी चीज़ आती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जैसे कैन यू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द प्रीपोजिशन एरर्स इन दिस सेंटेंसेस। तो आपको इसमें जो एरर्स हैं वो ढूंढना। आई विल मीट यू इन 3 o'clock, ये एरर है। क्यों था? क्योंकि टाइम के साथ हमने पढ़ा था एट आ गया, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें, स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे मेंशन है कि मैं तुम्हें 3 बजे मिलूँ। नेक्स्ट है शी इज़ वेटिंग इन द बस स्टॉप। हमने पढ़ा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जो है वो हमेशा बस स्टॉप है, नहीं, बस स्टॉप एक पर्टिकुलर लोकेशन है तो एट आएगा। अगर आप कहते कि बस में मिलो तो ऑन आता है। बिसाइड मी नोबडी नोज, बिसाइड्स मी नोबडी नोज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक वर्ड से ये पूरा सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। बिसाइड मी नोबडी नोज, इसका मतलब हुआ कि बगल में किसी को नहीं पता, और एक है बिसाइड्स मी नोबडी नोज, कि मेरे साथ साथ किसी को भी नहीं पता या फिर मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। हाँ, मेरे इस सेंटेंस पे मतलब होगा मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। तो आज के लिए इतना ही था। अब आपको क्या करना है कि आप इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए सिर्फ इसको, अगर आप 5 से 10 मिनट भी देंगे तो आपका प्रीपोजिशन टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन पर कीजिए जैसे वर्ड्स होते हैं बिसाइड, बिसाइड से इसमें सिर्फ एक वर्ड से पूरा वर्ड का जो मीनिंग निकलता है वो डिफरेंट हो जाता है, और ऐसे वर्ड्स की वजह से ही हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वर्ड्स पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।